हेलो एवरीवन, आई एम ईडन एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ईडन क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग के बारे में और ये इस प्लेलिस्ट का पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं और अगर आपने पिछली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप पहले जाएं और उस पिछली वीडियो को समझें, क्योंकि मैंने उसमें टॉपिक्स में आपको पढ़ाया है। तो सबसे पहले हमने बेल्जियम के बारे में लास्ट वीडियो डिस्कस किया था पार्ट 1 में, एंड आज हम बात करने वाले हैं श्रीलंका के बारे में। और जो आने वाली वीडियो होगी उसके अंदर हम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो देखो, आज हम श्रीलंका के बारे में बात करने वाले हैं। तो श्रीलंका, देखो आपको पता है श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन विद पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़। तो श्रीलंका के बारे में हमें पता है, श्रीलंका जो है एक आइलैंड है, जो आइलैंड है, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के अराउंड है। अब देखो, श्रीलंका को इंडिपेंडेंस जो मिली थी वो 1948 के अंदर मिली थी, ये बातें हम सबको पता है। बट आज हम जो श्रीलंका के बारे में पढ़ने वाले हैं, मैं आपको फिर से वही एक बताना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले इसको 3 पार्ट्स में पढ़ना होगा। सबसे पहले देखो, आपको श्रीलंका की पॉपुलेशन को समझना होगा कि श्रीलंका की पॉपुलेशन किस तरीके से डिवाइडेड है, तो आपको किस टाइप से आपको देखने को मिलता है। अगेन मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि हम एक रेफरेंस के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं। और तो ये बात हमारी 1950s के बाद जितना भी सिनेरियो श्रीलंका के अंदर होता है, तो इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जितने अमेंडमेंट श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम देखेंगे कि किस तरीके से श्रीलंका गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग को किया, क्या उन्होंने पावर शेयरिंग को अच्छे तरीके से किया या नहीं किया। तो इस चीज़ को हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, श्रीलंका के अंदर आपको दो मेजोरिटी देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली है सिनाला एंड द सेकंड इज तमिल्स। जो सिनाला है वो 75% है और जो तमिल्स हैं वो 18% हैं। अब तमिल में भी आपको दो कैटेगरीज देखने को मिलती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है इंडियन तमिल, एंड जो कि 5% है। 18% में से 5% जो है इंडियन तमिल हैं और जो बाकी के 13% हैं वो श्रीलंकन तमिल है। अब ये जो आपके सिनालाज हैं, ये सिनाला बुद्धिस्ट हैं। अब देखो, सिनाला बेसिकली आप कोई रिलीजन नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में मैं कहता हूँ हरियाणवी, तो हरियाणवी के अंदर आपको हरियाणवी कहता हूँ मैं, मद्रासी बोलता हूँ या मैं गुजराती बोलता हूँ, तो आपको इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी देखने को मिलता है। तो कुछ इसी तरीके से ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं श्रीलंका के अंदर, दैट इज सिनाला एंड तमिल। तो सिनाला जो है मोस्टली बुद्धिस्ट रिलीजन को बिलोंग करते हैं। अगर मैं तमिल की बात करता हूँ तो तमिल में जो मोस्टली हैं वो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन को फॉलोअर्स हैं। ओके, तो अगर इंडियन तमिल की बात करते हैं तो इंडियन तमिल वो हैं जिनके दादा परदादा जो हैं वो इंडिया में आए थे प्लांटेशन वर्कर के तौर पे ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। एंड जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो नेटिव हैं तमिल्स के, वो तमिल में ही उनका मतलब काफ़ी समय से वो तमिल में ही रह रहे हैं। और उनका जो वो मूल निवासी हैं किसके, तमिल के, सॉरी श्रीलंका के। तो और जो बची हुई, आप देखो 75 यहाँ हो गया, 18 यहाँ पे हो गया, तो रिमेनिंग जो है वो 7% जो बचा वो 7% क्रिश्चियंस हैं। और ये जो क्रिश्चियंस हैं वो सिनाला और तमिल दोनों में इंक्लूड होते हैं। तो अभी हमने श्रीलंका की पॉपुलेशन को समझा कि श्रीलंका की पॉपुलेशन के अंदर जो सिनालाज हैं वो मेजोरिटी के अंदर हैं। अब देखो, मेजोरिटी के अंदर जो सिनालाज हैं, अब सिनाला का काफ़ी डोमिनेंस है गवर्नमेंट के ऊपर। अब देखो, डोमिनेंस किस लिए, क्योंकि जो सिनाला है 75% है जो सिनाला श्रीलंका के अंदर है। तो इस रीज़न से जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट के लिए वो एक बहुत अच्छा वोट बैंक है। तो वोट बैंक के नज़रिए से अगर आप देखते हो तो सिनाला का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आई वो सिनाला को हैप्पी करने के लिए लेके आई, सिनाला गवर्नमेंट के फेवर में लेके आती है। तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे पढ़ते हो, सिनाला वॉज अ बिगर मेजोरिटी, सिनाला गॉट डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इट्स मेजोरिटी एंड इम्पोर्स इट्स विल ऑन द एंटायर कंट्री। दस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिनाला सुपरमेसी। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो आपकी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, अब 1948 के अंदर आपको पता है कि श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली है। अब जो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जो गवर्नमेंट ने जो रास्ता अडॉप्ट किया, उसने मेजोरिटी को हैप्पी रखने के लिए, जो सिनाला सुपरमेसी, जो सिनालाज हैं उनको हैप्पी रखने के लिए और उनकी एक सुपरमेसी, एक लेगेसी बनाए रखने के लिए जो डिसीजंस जो हैं वो पास ऑन किए, उससे देखो तमिल्स को काफ़ी डिसरिस्पेक्ट फील होता है। अब देखो 1956 के अंदर एक एक्ट पास किया जाता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सिनाला है, सिनाला ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती है
तमिल की, और ऑफ नॉट तमिल की, श्रीलंका की। जो सिन्हाला है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती है श्रीलंका की। और जो देखो, इससे डिसरिस्पेक्ट होता है तमिल का, क्योंकि आप एक लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे हो तो उस देश के अंदर आपको और भी कल्चर्स रहते हैं, और भी ग्रुप्स हैं, और भी आपके कल्चर, आपका अगर कंट्री जितना डाइवर्सिफाई है तो आपको बाकी ग्रुप्स का भी ध्यान रखना होगा कि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो इस वजह से जो तमिल्स थे, तमिल्स की मूवीज़ को, तमिल्स के जो मैगजीन्स होते हैं, तमिल की बुक्स को, तमिल तमिल लिटरेचर्स को काफ़ी ज़्यादा बैन किया गया वहाँ पर। और इसी रीज़न से तमिल्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हमें देखने को मिलता है सिन्हालास के प्रति, और इस तरीके से कम्युनिटी हेट्रेड दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में फैल जाता है, और वॉयलेंस की तरफ ऑटोमेटिकली जाना ही था। क्योंकि ऐसे अगर डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जाएंगे, देखो गवर्नमेंट की अगर ये थिंकिंग रहेगी, गवर्नमेंट की अगर थिंकिंग, देखो गवर्नमेंट पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज किए गए हैं। अगर उन रिप्रेजेंटेटिव की सोच इतनी इस तरीके की होगी, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि एक स्मॉल स्केल पे, एक घर के लेवल पे, अगर कोई बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, तमिल बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, सिन्हाला कम्युनिटी के बीच में पढ़ रहा है, सिन्हाला कम्युनिटी के स्कूल में जा रहा है, तो उसको किस तरीके के मुश्किलों में, किस तरीके से मतलब उसका डिस्क्रिमिनेशन होगा, किस तरीके से उसको सोसाइटी देखती है, या किस तरीके से उसको चिढ़ाया जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो इसको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बात, आपको ये लाइन बहुत इजी लग रही है पढ़ने के लिए कि सिन्हाला कम्युनिटी के जो लैंग्वेज है सिन्हाला, उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। बट आप इसको ग्राउंड जीरो पे आकर 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 देखते हो तो आपको समझ आएगा कि ये एक बहुत ही अलग सिनेरियो होगा। आप दो कम्युनिटीज़ के बीच में हेट क्रिएट कर रहे हो। तो इसी वजह से अब आगे, और देखो और आगे क्या किया, मोर ओवर सिन्हालास वर गिवन प्रेफरेंस ओवर तमिल फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। अब देखो सिन्हालास को ना प्रेफरेंस दी गई गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, और तमिल्स को बाद में रखा जाएगा एक सेकंड ऑप्शन की तरह। सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो सिन्हाला को दी जाएगी। अब ये बहुत ही गलत है। और दूसरी बात जो हमें देखने को मिलती है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अभी अभी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन आया, वो कहता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे बुद्धिज़्म को और फोस्टर करे बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करे और बुद्धिज़्म को बचाए। तो अपने रिलीजन को और अपनी कम्युनिटी के कल्चर को आप प्रमोट कर रहे हो और आप दूसरी कम्युनिटी को इग्नोर कर रहे हो, तो डेफिनेटली जो कंट्री है वो सिविल वॉर की तरफ जाएगा। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि तमिल ने इन सभी चीज़ों को लेकर कुछ डिमांड्स रखी। उस डिमांड को एक एक करके हम पढ़ेंगे और एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से डिमांड्स को रखा। तो सबसे पहले तमिल्स ने अपनी पार्टीज़ को फॉर्म किया। ऑब्वियसली अलग अलग पार्टीज़ होंगी, तो पार्टीज़ ने जो तमिल थे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करके पार्टीज़ फॉर्म की, प्रोटेस्ट किए। और ये सब प्रोटेस्ट इसलिए किए कि ताकि तमिल लैंग्वेज जो है वो एक ऑफिशियल लैंग्वेज बने श्रीलंका की। उसके बाद आपको यहाँ पे मैप में भी देखो एक लाइन यहाँ पे, पहले इसको पढ़ो। तमिल्स वर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अब देखो ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ना, जाफना वाला, जो ये वाला एरिया है, नॉर्थर्न एरिया है ये सारा। तो ये जो रेड कलर का एरिया आपको दिख रहा है, नॉर्थ से लेकर ईस्ट तक आप चले जाओ, इसमें जितना भी आपको पॉपुलेशन देखते हो, काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन जो है वो तमिल्स की है। तो तमिल्स की ये डिमांड थी कि जो ये वाला एरिया है, इस वाले एरिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट आप बना दीजिए। और इसमें एक देखो, इस रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब यही तो होता है ना। रीजनल मतलब ये वाला रीजन, ऑटोनॉमी मतलब आपके पास एक डिसीजन मेकिंग पावर है, आपकी एक फ्रीडम है डिसीजन लेने की, आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपने अकॉर्डिंगली, अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंगली, अपने जो आपके मैटर्स हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, उनके अकॉर्डिंगली आप खुद की विल से जो लोग हैं वहाँ के, वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही, और देखो रीजनल ऑटोनॉमी अपने आप में एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी रखता है, क्योंकि देखो कंट्री को डिवाइड करने का काम कर रहा है। आप यहाँ पे समझो, और अभी आपको आगे पता चलेगा कि जो ग्रुप इसको सपोर्ट कर रहा है वो किस तरीके का ग्रुप है, और सरकार और इसके बीच में आगे जाके किस किस तरीके की वॉर छिड़ जाती है आपस में, तो इसको भी देखेंगे। अभी देखो तमिल्स ने इसकी डिमांड रखी, बट ऑब्वियसली सरकार ने इस डिमांड को डिनाई किया। तो 1980s तक काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, और मिलिट्री ग्रुप्स हम काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं जो डिमांड करते हैं तमिल इलम की। तमिल इलम एक इंडिपेंडेंट स्टेट है,
और इंडिपेंडेंट स्टेट है तमिल ईलम। तो हमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं श्रीलंका के अंदर। और एट लास्ट जो हम तमिल्स हैं, तमिल को हथियार उठाने पड़ते हैं, तमिल हथियारों को उठाते हैं और प्रोटेस्ट जो है वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो जाता है। सिविल वॉर में तो देखो तभी कन्वर्ट हो चुका था जब इस तरीके के लॉ लेके आए थे, बट हमें काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस वगैरह देखने को धीरे 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 जैसे टाइम गुजरता है हमें उसी के साथ काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस देखने को मिलती है। इसी के बाद हमें पता है कि इसी के बाद नहीं, सिविल वॉर तो देखो स्टार्ट तो तभी हो चुका था जब ऐसे डिसीजंस को लिया गया, जब आपने कंट्री के अंदर किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को बैन कर दिया, आपने किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिल्कुल आपने इसको ऑप्रेस करना शुरू कर दिया, आप उसको एक अलग फील करा रहे हैं। सिविल वॉर तो तभी स्टार्ट हो चुका था। बट अगर आप सिविल वॉर को ध्यान दें तो सिविल वॉर ने आगे जाके एक बहुत डेंजरस रूप लिया, और इसको आप इसी से समझ सकते हैं कि जो इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे उनका एसेसिनेशन भी इसी लिट्टे के द्वारा हुआ, जो प्रभाकरन के द्वारा लीड की जा रही थी। और श्रीलंका, अब देखो सिविल वॉर का मेन जो, देखो काफ़ी सारे मिलिट्री ग्रुप फॉर्म हुए थे, बट मैं आपको यहाँ पे मेजर बता रहा हूँ। तो जो मेजर ग्रुप था वो लिट्टे वर्सेस श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच में फाइट हो रही थी, सिविल वॉर हो रहा था। और इसमें जो राजीव गांधी हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और वो भी एसेसिनेट 21 मई 1991 को बाय सुसाइड बॉम्बर फ्रॉम द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम लिट्टे, तमिल मिलिटेंट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम श्रीलंका। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे ये सिविल वॉर हुआ था हमारे ही इंडिया के पास में। तो ये चीज़ हमें सीखने को, और देखो इसका हमारे इंडिया का इसमें क्या रोल था, क्यों राजीव गांधी को यहाँ पे मारा गया, तो इसके बारे में एक अलग वीडियो में बात करेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि हमारे चैप्टर में एनसीईआरटी के अंदर इतना ही है, तो बस मैंने आपको इतना ही समझाया। ये बात आप स्किप कर सकते हो क्योंकि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप इसको ऐसे समझिए कि किस किस लेवल पे सिविल वॉर हो चुका था। सिर्फ एक छोटी सी आपने सिर्फ क्या किया, एक कम्युनिटी को आपने वहाँ पे इग्नोर किया। तो इससे हमें समझ में आता है, अगर आप ध्यान दो तो आपको समझ आएगा कि बेल्जियम के एग्जाम्पल से कैसे हमें पावर शेयरिंग एक अच्छी तरीके से की गई और कैसे डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। तो हमें बेल्जियम के एग्जाम्पल से हमें समझ आ जाएगा। देखो पॉलिटिकल लीडर्स ने आइडेंटिफाई किया था रीजनल डिफरेंसेस को, कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को। उसके बाद उन्होंने सारे डिसीजन लिए जिससे सारी कम्युनिटीज़ एक साथ एक ही टेबल पे आके बैठ सकें। इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में। तो एक जगह पे मेजोरिटी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो दूसरी जगह पे माइनॉरिटी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट फॉर्म की गई, हर एक कम्युनिटी का ध्यान रखा गया, सभी कम्युनिटी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। तो बेल्जियम के एग्जाम्पल में हमें इक्वल पावर शेयरिंग देखने को मिलती है कि पावर शेयरिंग को बहुत ही इंटेलिजेंटली शेयर किया गया कम्युनिटीज़ के बीच में, जिससे कि पीसफुली सारा मैटर सॉल्व हो जाता है। जो टेंशन्स होती हैं दो कम्युनिटीज़ के बीच में वो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाती हैं। वेरएज़ अगर आप श्रीलंका का एग्जाम्पल देखते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स ने जो है वो मेजोरिटी को हैप्पी रखने के लिए सारी चीज़ें की, और माइनॉरिटी को उन्होंने इग्नोर किया, जिससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है और थाउजेंड ऑफ पीपल्स की जान चली जाती है सिविल वॉर के अंदर। और डिसरिस्पेक्ट किया कल्चर्स को, बाकी कल्चर्स को आपने इग्नोर किया है। उसके बाद इक्वलिटी मेंटेन नहीं की, आपने सिनालास को प्रेफरेंस दी यूनिवर्सिटीज़ एंड जॉब के अंदर, बट व्हाट अबाउट तमिल्स, आपने तमिल्स को तो कंसिडर ही नहीं किया। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है इन दोनों एग्जाम्पल्स से। तो आपको यहाँ से समझ आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो आई होप कि आपको एक क्लियर हो चुका होगा कि पावर शेयरिंग एक इंपॉर्टेंट फीचर है डेमोक्रेसी का, एक इंपॉर्टेंट डिज़ाइन है डेमोक्रेसी का। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पावर शेयरिंग होना कंपलसरी है। तो बेल्जियम के सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, और श्रीलंका के भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, तो आप इसको एक रेफरेंस के तौर पे पढ़ सकते हैं। और इन दोनों को पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि बेल्जियम ने पावर शेयरिंग को कैसे इंटेलिजेंटली किया, श्रीलंका ने पावर शेयरिंग नहीं की, तो अल्टीमेटली उसको सिविल वॉर में जाना पड़ा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आई विल बी रियली थैंकफुल। सो हैव अ गुड डे फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।